तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा हुआ है और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि अब तक हमारी टीम 4 के 4 मैच जीत चुकी है। अब कल 5वां मैच है इंडियन टीम का, धर्मशाला न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में। हालांकि पिछले 20 साल में वर्ल्ड कप में जितनी बार भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ, हमेशा न्यूजीलैंड जीती है। लेकिन जिस तरीके का इस वक्त इंडियन टीम का फॉर्म है और न्यूजीलैंड की जो टीम है, केन विलियमसन है नहीं और धर्मशाला का ग्राउंड, तो मुझे लगता है ये रिकॉर्ड टूटेगा और कल हम लगातार 5वीं जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे। तो क्रिकेट का बुखार है तो सोचा कि क्यों नहीं आज आपको एक कहानी क्राइम की, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ क्राइम ने दस्तक ना दी हो। तो आज क्रिकेट और क्राइम की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। और कहानी उस डॉन की है जिसको मारने की बहुत बार साजिश रची गई, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। एक वक्त शारजा क्रिकेट का बहुत बड़ा हब हुआ करता था। शारजा में बड़े मैच हुआ करते थे। अब्दुल रहमान बुखातिर जो शारजा तक क्रिकेट लेकर गए, उनका बड़ा रोल था। लेकिन उसी शारजा की एक दूसरी तस्वीर है कि उस शारजा में कहा गया कि बड़ी मैच फिक्सिंग भी होती है और उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम खुद क्रिकेट का शौकीन और शारजा में ख़ास तौर पर या दुबई में उस वक्त वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचा करता था। उसकी एक वीआईपी सीट रिजर्व रहा करती थी, दाएं बाएं उसके तमाम गुर्गे हुआ करते थे। बात 1991 की और यही अक्टूबर का महीना था। आज 21 अक्टूबर है, तब 25 अक्टूबर थी। एक विल्स ट्रॉफी हुआ करता था। उस विल्स ट्रॉफी का फाइनल था शारजा के स्टेडियम में, 25 अक्टूबर 1991। इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था। पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान और इंडिया के शायद मोहम्मद अजहरुद्दीन। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 290 रन बनाए। जवाब में इंडियन टीम की शुरुआत बड़ी ख़राब रही। उसमें तेंदुलकर 0 पर आउट हो गए थे, अजहरुद्दीन भी 0 पर। सिर्फ संजय मंजरेकर ने एक ठीक ठाक बैटिंग की थी और इंडिया की पूरी टीम 190 यानी 190 पर आउट हो गई और इस तरीके से करीब 72 रन से ये मैच हम हार गए। हालांकि मैन ऑफ द मैच आकिब जावेद को मिला, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज संजय मंजरेकर को मिला था। तो 25 अक्टूबर 1991 को शारजा के ग्राउंड में विल्स ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा था। हर एक टीवी पर इस मैच को देख रहा था शारजा के बाहर। और उसी में एक लेडी, एक महिला, मुंबई में दाऊद इब्राहिम के इलाके जो नागपाड़ा है, उसी इलाके के करीब एक कमरे में बैठकर ये मैच लाइव देख रही थी। हालांकि जब इंडियन बैटिंग शुरू हुई तो लगातार 4 विकेट गिर गए और हम लोगों के साथ होता ही है, मैं खुद भी यही करता हूँ। जब 3-4 विकेट धड़धड़ा कर गिरता है तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ। तो बहुत सारे घरों में टीवी बंद हो गए होंगे, लेकिन वो लेडी, वो औरत, उसने टीवी बंद नहीं किया। वो लगातार मैच देख रही है और उसकी नज़रें लगातार टीवी स्क्रीन पर चिपकी हुई हैं। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता जाता है। वो बेहद बेचैन है क्योंकि शायद वो उस मैच के दौरान टीवी पर कुछ और देखना चाहती थी, वो भी लाइव, और इसीलिए वो टकटकी लगाकर टीवी देख रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैच अपने अंजाम तक पहुंचता है, मैच ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ वो नहीं देख पाती जो वो देखना चाहती थी। पूरा मैच ख़त्म, प्रेजेंटेशन भी हो चुका, ख़त्म हो गया, लाइव कवरेज ख़त्म, और ये बेचैनी के साथ आखिर में टीवी बंद करती है और बहुत उदास, मायूस, क्योंकि जो चीज़ वो टीवी पर लाइव देखना चाहती थी क्रिकेट स्टेडियम से, वो देख नहीं पाई। वो देखना चाहती थी लाइव दाऊद इब्राहिम का मर्डर शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से, और इसीलिए उसकी नज़रें उस मैच पर नहीं बल्कि उस स्टेडियम में बैठे दाऊद के ऊपर टिकी हुई थी। बीच में मैच के दौरान कई बार दाऊद इब्राहिम का चेहरा स्क्रीन पर आया था और उसे मालूम था कि शायद चेहरा जब ना भी आए, लेकिन जो वो देखना चाहती वो हो जाए, तो उस क्रिकेट मैच के दौरान कमेंट्री में ज़रूर इस बात का जिक्र होता, हड़कंप मचता, लोगों में भगदड़ मचती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, इंडिया मैच हार गई, विल्स ट्रॉफी का वो फाइनल। उस लेडी ने टीवी बंद किया और फिर वो बहुत उदास हो गई। अब सवाल है कि शारजा में मैच चल रहा है और मुंबई में बैठी एक लेडी, एक औरत उस मैच को देख रही है और उस मैच में वो दाऊद इब्राहिम का लाइव कत्ल, लाइव मर्डर देखना चाहती थी। ये औरत कौन थी?
दाऊद इब्राहिम से उसकी क्या दुश्मनी थी। तो यहीं से कहानी शुरू होती है उस लेडी की जिसका नाम है अशरफ खान। अशरफ खान मुस्लिम में मेल का भी नाम होता है और फीमेल का भी नाम होता है। अशरफ मुंबई की रहने वाली थी, एक आम परिवार से बड़ी हुई तो घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी हुई उसकी एक नौजवान से जिसका नाम था महमूद खान। महमूद दुबई में कोई बिजनेस किया करता था जो उसने अशरफ को बताया था। खुशहाल जिंदगी थी। महमूद कभी मुंबई आता फिर दुबई चला जाता। शादी के इन दोनों के 5 साल हो गए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरी। महमूद अच्छा खासा पैसे कमाता था, खूब पैसे अपनी बीवी को भेजता था। अशरफ खूब खुश थी, जो मन में आया था शॉपिंग करती थी। उसे लगा कि चलो एक अच्छा ससुराल मिला, एक अच्छा शौहर मिला है जो उसको इतना मानता है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। ज़िंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रोज़ अचानक अशरफ के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन उसके शौहर महमूद खान का था। वो कहता है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और मुंबई आ रहा हूँ, कल शाम को मेरी इतने बजे फ़्लाइट है। अशरफ बहुत खुश हो जाती है। हालांकि अशरफ को अब तक ये पता नहीं था कि उसका पति दुबई में कौन सा बिजनेस करता है। उसने इस बार ठाना था कि वो आएगा तो ज़रूर पूछूंगी कि वो दुबई में क्या करता है जो इतने पैसे कमाता है। तो वो खुश हो गई कि उसका शौहर लौट कर आ रहा है। तो जिस डॉन को अशरफ या फिर सपना दीदी मानना चाहती थी, उसका एक नाम डोंगरी का डॉन भी है। और कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर डोंगरी का डॉन नाम से ये पूरी कहानी है जिसे आप सुन सकते हैं कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर। डोंगरी का डॉन यानी दाऊद इब्राहिम, पूरी ज़िंदगी की कहानी। और लगभग 4 लाख लोग इस कहानी को सुन चुके हैं इस ऑडियो बुक में, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.3 है। तो डोंगरी का डॉन कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप ये भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं। पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। अब अशरफ के आने का दिन आ चुका था। शाम को उसकी फ्लाइट थी महमूद की। अशरफ जो है अब एक टैक्सी बुक करती है और सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई पहुंचती है अपने शौहर को रिसीव करने। बड़ी खुश थी कि आज उसका पति आ रहा है, बहुत सारे उसने प्लान कर रखे थे। जब वो एयरपोर्ट पहुंची, फ्लाइट का टाइम हो गया, तभी उसने देखा कि 2-4 पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। उसे लगा होगा कोई वीआईपी आ रहा होगा। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ी, सामने से लोग, अब उसी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका था, लोग उतर रहे हैं, और उसने दूर से अपने शौहर की झलक देखी, महमूद की। खुश होकर वो हाथ हिलाती है, लेकिन तभी अचानक एक भीड़ और पुलिस की भीड़ उमड़ पड़ती है उसके और उसके शौहर के बीच में। इसके बाद गोली चलने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर के बाद भगदड़ मच जाती है। पहले से एक एम्बुलेंस खड़ा था, वो एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस में अब कुछ लोगों को डाला जाता है और वो सब वहाँ से निकल गए। अब अशरफ वहाँ बेचैनी से इंतज़ार कर रही शौहर की, क्योंकि उसने झलक तो देख ली थी, लेकिन वो बाहर आया और उससे मिला नहीं। अब वो परेशान, वो कहाँ गया। अब वो इधर उधर लोगों से पूछने लगी। फिर उसे एक डर ये भी कि यहाँ गोली चली है, कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया। कुछ पुलिस वालों से पूछा, पुलिस वालों ने कहा शायद उस अस्पताल। अब वो भागी उस अस्पताल, एक से दूसरे अस्पताल। फिर एक पुलिस वाले ने उससे कहा कि तुम जे अस्पताल जाओ, वही ले जाया गया। अब वो जे अस्पताल पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो पहली बार पता चला कि जिस अपने शौहर को लेने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंची थी और एयरपोर्ट पर जो पुलिस की गाड़ियां उसने देखी थी, वो उसी के पति के लिए थी, यानी कि महमूद खान के लिए। वहाँ पुलिस ने उसे बताया कि आओ तुम्हें मिलाता हूँ। महमूद की लाश से अशरफ को मिलवाया जाता है। पुलिस एनकाउंटर में महमूद की मौत हो चुकी थी। महमूद के लिए ही पुलिस मुंबई पुलिस एयरपोर्ट पहुंची थी। अब अशरफ के सर पे जैसे पहाड़ टूट पड़ा।
पति बिजनेसमैन, दुबई में अच्छा कमाता, अच्छा इंसान, उसका बड़ा ख्याल रखता था, बट उसे ये नहीं मालूम था वो करता क्या है। और अचानक एक इनकाउंटर, पुलिस वालों ने कुछ इधर उधर की बात बताई, वो लौट आई। अगले दिन मुंबई पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सुबह अखबारों में खबर भी छपती है। तब पहली बार अशरफ को पता चलता है कि असल में उसका पति दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया करता था। मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो दाऊद के लिए पूरा काम करता था, सालों से करता था, और बड़े दिनों से उसकी तलाश थी बहुत सारे जुर्म में। और उन्हें अपने मुखबिरों से पता चला कि वो मुंबई लौट रहा है, इसलिए पुलिस की टीम गई, उसको कहा कि सरेंडर कर दो, लेकिन उसने गोली चलाई, पलटकर पुलिस ने गोली चलाई और उसकी मौत हो गई, जो अमूमन हर एनकाउंटर की कहानी होती है। अब ये तो हो गई पुलिस की कहानी। अब अशरफ परेशान कि उसके पति की जान क्यों गई। इधर उधर कुछ उसके जानकार थे, कुछ उसके शौहर के जानकार थे। फिर उन्होंने बताया कि असल में मुंबई पुलिस ने नहीं मारा है, मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मारा है। अब ये हम सब जानते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुंबई पुलिस पेरोल पर काम करती है दाऊद इब्राहिम के, कई लोग ऐसे हैं पुलिस वाले। लेकिन जो शख्स दाऊद के लिए काम कर रहा है वही शख्स अपने आदमी को क्यों मरवाएगा। तो इसका जवाब मिला, पता चला कि दाऊद इब्राहिम ने महमूद को कोई काम दिया और उसने वो काम करने से मना कर दिया। फिर अशरफ को याद आया कि एक बार फ़ोन पर उसने कहा था मुंबई लौटने से पहले कि अब बहुत हो गया दुबई, अब मैं वापस मुंबई आ रहा हूँ और इसके बाद शायद एक बार और जाऊँगा और फाइनल अपना सब कुछ सेटलमेंट करके मुंबई में ही रहूँगा तुम्हारे साथ। तो बहुत खुश थी। तब उसे पता चला कि कहानी ये थी, उसने दाऊद के लिए वो काम करता था, दाऊद ने उसको असाइनमेंट दिया, उसने उसको करने से मना कर दिया, दाऊद इससे नाराज़ हो गया और इसी के बाद उसने कहा ठीक है मुंबई जा रहे हो जाओ, और मुखबरी हो गई। और जो मुंबई पुलिस का वांटेड था उसे खबर मिल गई कि वो एयरपोर्ट पर आ रहा है इस इतने तारीख को इतने बजे, और फिर पुलिस ने जाल बिछाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। अगले दिन महमूद खान को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इत्तफाक से उसी कब्रिस्तान में अशरफ की मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई। उस शख्स ने उसको बताया कि तुम्हारे पति का कातिल दाऊद इब्राहिम है। अब उसे यकीन हो गया। कब्रिस्तान से लौटती है और अशरफ खान उसी दिन कसम खाती है कि वो अपने शौहर की मौत का बदला दाऊद इब्राहिम से लेगी। लेकिन एक आम लेडी, एक आम महिला, और कहाँ दाऊद इब्राहिम, कैसे वो बदला लेगी। लेकिन उसके सर पे जुनून हावी था। उसने कहा नहीं मैं लूँगी। अब वो तरीका ढूंढने लगी, कैसे दाऊद तक एक तो पहुँचे कैसे, इंडिया में तो अब था नहीं वो। लेकिन उसने कसम खाई कि मैं बदला लूँगी। अब उसने उन लोगों को तलाशना शुरू किया जो मुंबई में रहते हुए दाऊद के दुश्मन हैं। सबसे पहले उसे एक नाम पता चला, ये नाम था हुसैन उस्तरा का। असल में हुसैन का नाम उस्तरा इसलिए पड़ा कि वो बचपन से उस्तरा चलाने में बड़ा माहिर था। क्राइम की दुनिया में उस्तरेबाज बहुत होते हैं, तो वो बड़ा शार्प उस्तरा मारता था बड़े तरीके से, और उसमें माहिर था, इसीलिए उसका नाम हुसैन उस्तरा पड़ा। अशरफ ने अपने लेवल पे पता किया तो पता चला हुसैन उस्तरा दाऊद से नफरत करता है। वो उसके पास पहुंची, उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा मुझे दाऊद से बदला लेना, तुम मेरी मदद करो। चूँकि दुश्मनी उसकी भी थी। फिर उसने देखा एक लेडी, पहले तो हंसा, बोला तुम कैसे बदला लोगी। उसने कहा बस तुम मुझे ट्रेनिंग दो। हुसैन उस्तरा ने अब उसे आर्ट, फाइट, गन चलाना, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो मुंबई में एक ठीक ठाक गिरोहबाज था। तो उसने हथियार से लेकर उसकी सारी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद अब उसने कहा कि तुम्हारे गुर्गों के ज़रिए दाऊद इब्राहिम के ठिकानों और उसका पता बताओ। तो उसने कहा देखो दाऊद को मारने से पहले दाऊद की गैंग को कमज़ोर करना ज़रूरी है। अब वो मुखबरी पे उतर है कि दाऊद के यहाँ कितने जुए खाने हैं, कितने और अड्डे हैं, और वो चुपचाप से उनकी जानकारी लेती, किसी पब्लिक बूथ पे जाती, फ़ोन करती पुलिस को, इन्फॉर्मेशन देती और निकल लेती। उसके इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारे ऐसे रेड पड़े और दाऊद को इससे कहते हैं बहुत नुकसान हुआ। पुलिस ने बाद में कहा भी कि जो भी इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सामने आए, हम उसको इनाम देना चाहते हैं। लेकिन अशरफ कभी सामने नहीं आई, वो पीछे से रहकर इन्फॉर्मेशन देती रही। ये चलता रहा, धंधे कमज़ोर करती रही, लेकिन उसे लगा कि वो इसी में सिमट कर उलझ कर रह गई। असली मकसद तो दाऊद को मारना है।
वो काम अभी तक हो नहीं रहा। उसने हुसैन उसरा को फिर तंग करना शुरू किया। हुसैन उसरा ने कहा कि देखो मैं वहाँ तक तो पहुँचा नहीं। उसने कहा कि कोई पुलिस वाला जो ठीक ठाक हो वो भी ये काम ऊपर तक करा सकता है, सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अपने मकसद को पाने के लिए अशरफ ने मुंबई पुलिस के एक अफसर से शादी कर ली। उस शादी के करने के बाद उस अफसर ने भी उसकी मदद की। दाऊद के जितने अड्डे खबर मिलती वो उसे बताता, फिर ये भी उसे खबर देती। यहाँ तक कि फिर पता चला दाऊद के हथियारों का बहुत बड़ा खेप नेपाल के रास्ते भारत में आता है या पाकिस्तान जाता है। तो वो नेपाल तक गई। नेपाल में उसने ऐसे बहुत सारे खेप उनके उड़ा लिए और वापस इंडिया आए। वहाँ भी नुकसान पहुँचाया डी कंपनी को। लेकिन ये सब करने के बावजूद दाऊद इब्राहिम बहुत दूर था। उसे लगा कि ये उस्मान उस्तरा और ये सारे लोगों के बस की बात नहीं है। इस दौरान में उसके जुनून और इस पागलपन को देखते हुए बहुत ज़्यादा थी। जिस पुलिस वाले से उसने शादी की वो शादी टूट गई, दोनों में तलाक हो गया। वक्त बीत रहा था। ये बात 87-88 से शुरू हुई थी, 1987-88। वक्त बीत रहा था, अशरफ को कामयाबी नहीं मिल रही थी। तभी अशरफ को फिर पता चला कि ये जो उस्मान उस्तरा है, बाकी लोग हैं, बड़े छोटे मोटे लेवल पे हैं। मुंबई में एक और डॉन है, अरुण गवली। अरुण गवली दाऊद का दुश्मन है और अरुण गवली या दाऊद गैंग कभी आमने सामने मुंबई में लड़ चुके हैं। उसे लगा अरुण गवली शायद मदद करे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो पहुंच गई एक रोज़ अरुण गवली के पास और उसने कहा कि मुझे दाऊद से बदला लेना, दाऊद को मारना है क्योंकि उसने मेरे शौहर को मारा है। लेकिन वो पूरी बातचीत के बाद अशरफ को लगा कि अरुण गवली उस पर शक कर रहा है, और शक की वजह ये, उसे लगा कि यही कहीं ये कोई चाल तो नहीं है, कोई बिसात तो नहीं है, वो फंसाने आई है उल्टा उसे ही मारने के लिए। क्योंकि उसे लगा कि इस बातचीत के दौरान उसे एहसास हुआ कि अरुण गवली को उस पर इसलिए शक हुआ क्योंकि उसका नाम अशरफ था और वो एक मुस्लिम थी। उसे लगा ये मुस्लिम और मुस्लिम दाऊद इब्राहिम को नहीं मारेगी। उसे ये बात बड़ी बुरी लगी। वो लौटी, उसने ये बात उस्मान उस्तरा से शेयर की। उसने कहा कि अगर मैं अशरफ की जगह कोई और होती, हिंदू होती, तो शायद अरुण गवली मेरी मदद करता। तब हुसैन उस्तरा ने उसे समझाया कि तुम्हारी सोच सही है, तुम एक काम करो, तुम अपना नाम बदल लो। उसने कहा ये तुमने सही कहा, पर क्या नाम रखूं? बहुत सारे नाम उसने बताया, ये रख लो वो रख लो, जो मुस्लिम नेम ना हो, हिंदू नाम हो। तो उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने कहा तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि देखो कोई ऐसा नाम जिससे मेरा काम हो, हालांकि नाम मैं सिर्फ इसलिए बदलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का अब सपना तो सिर्फ एक ही बचा है और वो है दाऊद इब्राहिम को मारना। तभी उसने कहा जब मेरा सपना ही दाऊद को मारना है तो क्यों ना मैं अपना नाम ही सपना रख लूँ। और उस दिन अशरफ से सपना बन गई। उसने अपना पहनावा बदला, जीन्स ये सारी चीज़ें पहनने लगी और धीरे धीरे अब उसने अपना छोटा मोटा एक गैंग बना ही लिया था। लोग उस गैंग के उसे सपना दीदी कहने लगे और इस तरीके से अशरफ अब मर चुकी थी और सपना दीदी का जन्म हो चुका था। अब सपना दीदी ने खुलकर दाऊद के जो गैंग के लोग थे, उसके मुखबिरी थी, वो करने लगी। लेकिन उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं था। उसने कानून कभी हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानून की मदद की थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देती थी। मकसद सिर्फ एक था उसका, दाऊद को मारना। और ये मकसद तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। नाम भी उसने बदल लिया, लेकिन अरुण गवली से फिर भी मदद नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसे खुद कुछ करना है। कई तरकीबें अपनाई, लेकिन एक तो दाऊद 92 जो हो चुका था, उसके बाद वो इंडिया ही नहीं आ रहा था। अब वो बैठता था या तो दुबई, शारजा या फिर पाकिस्तान। वहाँ जाकर पाकिस्तान में तो जाना ही मुमकिन नहीं था। शारजा और दुबई में लोग उससे घिरे रहते थे। पर सपना दीदी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मारूंगी ज़रूर। अब उसने सारी जो रिसर्च की, उसके बाद उसे लगा कि दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए शारजा सबसे सही जगह है। यह आइडिया उसको इसलिए आया कि एक रोज़ वो बैठकर टीवी देख रही थी और उस पर भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और ये बात विल्स कप से पहले की है, मतलब 91 से पहले की। तभी उसने देखा कि दाऊद इब्राहिम मैच देख रहा है। फिर इसने पता किया। अब तक बहुत सारे लोगों से, पुलिस में भी इसकी दोस्ती हो चुकी थी, मुखबिरी करती थी। तो उन्हें बताया कि दाऊद को क्रिकेट का बड़ा शौक है और ख़ासतौर पर शारजा के स्टेडियम में मैच देखता है और मैच के साथ उसकी पूरी टीम जो है वो सट्टे भी लगाती है।
तब बहुत सारे फिक्सिंग में खिलाड़ी भी शामिल थे। तो उसने कहा कि शारजा स्टेडियम में क्या ये हथियार वथियार लेकर जाता है? तो पता चला नहीं, यूएई के सारे कानून रूल के हिसाब से स्टेडियम में आप पिस्टल बंदूक ये सब नहीं ले जा सकते, बाकायदा कोई भी हो तलाशी होती है। तो उसे लगा ये स्टेडियम सबसे सही जगह है दाऊद को मारने के लिए, क्योंकि उसके या उसके गुर्गे के पास कोई हथियार नहीं होता। अब उसने वहां से प्लानिंग शुरू की। पहले उसने कहा कि वो खुद जाएगी और खुद मारेगी, लेकिन फिर गिरोह के लोगों ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो उसने अपने गिरोह को लोगों को तैयार किया, उनको दुबई भेजा, दुबई से शारजा, और वो सारे थे चाकूबाज। जो हुसैन उस्तरा था उसके कुछ लोग थे, कुछ ट्रेनिंग दी थी, तो सारे चाकू उस्तरा ये सब चलाने में माहिर थे। स्टेडियम के अंदर पिस्टल विस्टल ले जाना मना था, लेकिन छोटे मोटे चाकू वाकू अब छुपा कर ले जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी थी। अब बस ये था कि अगला मैच और क्या होगा कब, तब वेल्स ट्रॉफी शुरू नहीं हुआ था। पर सपना दीदी ने तय कर लिया था कि स्टेडियम के अंदर दाऊद को मारेंगे। अब ये सारी तैयारी चल रही है, इस बीच में इधर हुआ ये कि एक रोज़ दाऊद के चूँकि बहुत सारे जुए के अड्डे और ये सारी चीज़ें पकड़वा चुकी थी, तो दाऊद के कुछ गुर्गों को सपना पर शक हो गया और वो एक रोज़ कहीं जा रही थी, उन्होंने उसको चेस करना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, वो भागी और भाग कर कहाँ जाए, तो उसी वक्त उसने हुसैन उस्तरा से मदद मांगी और उसके घर पहुँच गई। देर रात हुसैन उस्तरा ने अपने घर में आसरा दिया, लेकिन इधर हुसैन उस्तरा के साथ चूँकि वो लंबे वक्त से काम कर रही थी, तो बहुत सारे लोग मानकर चलते थे कि दोनों में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जबकि सपना दीदी का पूरी ज़िंदगी अब अपने पति महमूद खान या महमूद कालिया की मौत का बदला लेना था। उसे इश्क मोहब्बत प्यार से में कोई मतलब नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं हुसैन उस्तरा को भी गलतफहमी थी कि सपना उससे प्यार करती है। उस रात जब उसने पनाह दी अपने घर पर, तो उसे लगा यही मौका है। उसने सपना दीदी को ये बात बोली, उसको गले लगाने की कोशिश की। सपना चौंक उठी, क्योंकि उसने कभी हुसैन को उस नीयत से देखा नहीं और उसका मकसद भी नहीं था। वो नाराज़ हुई और हुसैन मिस्त्री के घर से निकल गई। इसके बाद कहते हैं वो दोबारा कभी हुसैन उस्तरा से नहीं मिली। अपने लड़कों को अब तैयार करने लगी, सारी कारीगरी, चक्कूबाजी, चोरी चलाना ये सब सिखाया गया। फिर उससे पता चला कि वेल्स ट्रॉफी होने जा रहा है शारजा में 1991 में, और ये शुरू होगा अक्टूबर में। अपने लड़कों को इसने दुबई भेजा, दुबई से शारजा भेजा। 25 अक्टूबर 1991 वेल्स ट्रॉफी का फाइनल। लड़के पहुंच चुके हैं, स्टेडियम के अंदर है। प्लानिंग ये थी कि दाऊद के इर्द गिर्द ये लोग बैठेंगे, या कई लोग दाऊद के आगे या पीछे, जिस रो में दाऊद बैठता वहाँ से तो आप नहीं निकलेंगे। कई बार आप मैच देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप क्रॉस करते हैं सीट, तो आगे या उधर से एक सीट छोड़ के भी लोग उठेंगे, और जब कोई छक्का या चौका पड़ेगा या विकेट गिरेगा और लोग खड़े हो कर ताली बजाते हैं, सेम उसी वक्त एक साथ 2-3 लोग उस्तरा, चाकू, छुरी लेकर उस स्टैंडिंग पोजीशन में जब लोग खड़े होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, दाऊद के ऊपर हमला करना है। ये पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैच शुरू होता है, पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, करीब 262 रन बनाती है, ठीक ठाक स्कोर था ये। इसके बाद अब इंडियन इनिंग की शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत में ही 4 विकेट गिर जाते हैं, फिर 5वां गिर जाता है। आकिब जावेद ने इस मैच में 7 विकेट लिया था। ये लगा कि मैच अब वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगा। लड़के तैयार थे। इधर सपना दीदी या अशरफ उस नागपाड़े में एक उसने किराए का कमरा लिया था, जिस नागपाड़े में दाऊद का घर था, और वहीं अपने कमरे में बैठकर ये मैच लाइव देख रही थी, क्योंकि उसी दिन दाऊद को मारा जाना था और वो लाइव ये टीवी पर देखना चाहती थी कि उसके लड़कों ने दाऊद को मार दिया। लेकिन पूरा मैच खत्म हो गया, दाऊद पर हमला नहीं हो सका। बाद में पता चला कि सपना दीदी के इस मकसद के बारे में दाऊद के गुर्गों को पता चल गया था पहले से। इसके बावजूद दाऊद मैच देखने गया, लेकिन तैयारी के साथ।
उसके सारे लोग आगे पीछे तमाम जो सीट्स थे उन्हीं लोगों का कब्जा था, किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री ही नहीं थी। तो सीट क्रॉस करने का सवाल ही नहीं था, पहले से ही वो ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो सपना दीदी के लड़कों को उस एरिया में जाने का मौका ही नहीं मिला। मैच ख़त्म हुआ और दाऊद अपने गुर्गों के साथ उनकी सुरक्षा घेरे में बाहर निकलकर अपने घर चला गया। इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुई थी सपना दीदी। लेकिन अब यहाँ दूसरा खतरा था। अब तक हुआ ये था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई भी गैंग महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता था, यह आपस में एक समझौता था। ये वरदराजन और जो हाजी मस्तान इन सब के दौर से चला रहा था। कहते हैं कि सपना दीदी ने बहुत सारे जब दाऊद के जुए खाने और अड्डों को बंद करवाया, पकड़वाया मुखबरी के ज़रिए या नेपाल में हथियारों के खेप में नुकसान कराया, तो मुखबिरों तक से के ज़रिए दाऊद तक ये खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन सपना के ख़िलाफ़ तब अंडरवर्ल्ड ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पता चला कि उसके लड़के दाऊद को मारने के लिए शारदा तक पहुंच गए हैं, तब फिर दाऊद के गुर्गों को लगा कि ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसी के बाद फिर दाऊद के इशारे पर एक रोज़ 1992 में सपना को उसके घर से बाहर निकाला दाऊद के गुर्गों ने और बाहर निकाल कर गोली मार दी। और इस तरीके से सपना दीदी या अशरफ उसकी मौत हो गई। उसकी हसरत अधूरी रही। अपने शौहर के मौत का बदला लेने के लिए जो कुछ उसने किया, बस वो बदला नहीं ले पाई। मुंबई पुलिस की माने तो अशरफ या फिर सपना दीदी एक लेडी डॉन के नाम से जानी तो जाती थी, लेकिन उसने कानून के ख़िलाफ़ जाकर कुछ किया नहीं। हालांकि मकसद अधूरा रहा और वो मारी गई, लेकिन एक पहचान छोड़ गई कि अपने मौत के बदला लेने के लिए वो देश के सबसे बड़े डॉन से भी भिड़ने से डरी नहीं। तो ये थी अशरफ खान या फिर लेडी डॉन सपना दीदी की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज खुशबू यादव इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशबू। और ये उपेंद्र यादव जी ने भेजा है, उनकी बिटिया हैं। साथ ही पीहू का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पीहू। और ये राजेश बड़गोती जी ने भेजा, उनकी बिटिया हैं। विद्या निवास मिश्रा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विद्या निवास मिश्रा जी। और ये भेजा है पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने। साथ ही राहुल, इनका कल यानी संडे को जन्मदिन है, कल कहानी होती नहीं, तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये भेजा है सुधीर कुमार ने। इसके अलावा राजा राम बिश्नोई, ये राजस्थान पुलिस में है, इन्होंने कहा भवरी देवी की कहानी सुनाए। तो राजा राम भाई, मैं एक कहानी ऑलरेडी सुना चुका हूँ, आपको कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। प्रदीप पालीवाल, आपने जो सुझाव भेजा सही पॉइंट आपने उठाया, मैं उस पर ध्यान रखूँगा प्रदीप भाई। देवेंद्र सिंह राठौड़, इन्होंने कहा कि एक रेप हुआ था अभी हाल में, शायद इन्होंने एमपी या राजस्थान का जिक्र किया, और वहाँ रेप विक्टिम का विसरा लिया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो देवेंद्र सिंह जी, जहाँ तक मुझे पता है, विसरा, शायद आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि विसरा आमतौर पर किसी मुर्दे का कलेक्ट करके रखते हैं, उसके बाद वो जहर या पॉइजनस केस है कि नहीं वो दिया जाता है। विसरा की जगह कोई और चीज़ होगी, शायद आपने गलती से कहीं पढ़ लिया हो, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। कपिल चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कपिल जो है अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, इनकी जॉब भी लग गई है, तो बहुत बहुत बधाई कपिल, खूब तरक्की करो। उपेंद्र जोशी जी एक कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा गोविंद कुशवाहा जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है।
यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं। पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो आज कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कल का जो मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का, वो इंडिया जीते तो कल परसों उस पर ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।